अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। नंबर 1 ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नंबर 2 मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, नंबर 3 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, लाइन स्पेक्ट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ। लाइन स्पेक्ट्रा किसकी एग्जांपल है? तो उसमें हमने पढ़ा था कि लाइन स्पेक्ट्रा जो है इज एन एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। सो एटॉमिक इज द ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एसआई यूनिट ऑफ रिगबर कांस्टेंट इज। रिगबर कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH, ठीक है, RH। और इसके साथ दिस RH इज द रिगबर कांस्टेंट, ठीक है। और इसके साथ 1/p² माइनस 1/n², ठीक है, माइनस 1/n²। दिस इज द फार्मूला ऑफ जो आपने पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 1/λ है ये किसका यूनिट क्या होगा? लैम्डा का यूनिट होता है मीटर, लेंथ का यूनिट। तो 1/λ का होगा मीटर इनवर्स। तो रिगबर कांस्टेंट का यूनिट भी क्या होगा? मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मीटर इनवर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन अ मेटास्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड फॉर अबाउट। मेटास्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिजाइड करते हैं कितने टाइम के लिए? तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट। हमने कहा था कि मेटास्टेबल स्टेट जो है ये लॉन्ग लिव स्टेट है। क्या है? लॉन्ग लिव स्टेट, यानी कि इसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है। जबकि एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। देखिए यहाँ पे 10⁻⁻8 जो है ये हमने पढ़ा था एक्साइटेड स्टेट के लिए टाइम है, और 10⁻³ जो है ये मेटास्टेबल स्टेट के लिए टाइम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ट्रू ऑप्शन क्या है? डी, 10⁻³ नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रावायलेट विजन। इनमें से कौन सी सीरीज जो है अल्ट्रावायलेट विजन में लाई करती है? तो हमने पढ़ा था लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रावायलेट विजन में लाई करती है, बाल्मर सीरीज विजिबल में, और बाकी 3 बचती हैं वो इंफ्रारेड में, ठीक है। 5 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज होती है ना, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज। लाइमन किसमें करती है? अल्ट्रावायलेट में। बाल्मर सीरीज किसमें करती है? विजिबल रीजन में। और जो बाकी 3 है वो किसमें करती हैं? इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। जी नेक्स्ट, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस पढ़ा था, एक्स रेज प्रोडक्शन, ठीक है। बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन प्रोसेस। हीलियम नियॉन लेजर डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन नियॉन इक्वल टू। कहता है हीलियम नियॉन लेजर में जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें नियॉन कितनी मिकदार होती है? तो स्टूडेंट्स, याद हो हमने पढ़ा था कि हीलियम नियॉन लेजर में जो हीलियम है वो 85% होता है और नियॉन जो है 50% होता है। बाद बुक्स में नियॉन 20% होता है और हीलियम 80% होता है। क्योंकि हम आपकी बुक को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे 15% है, सो 50% इज द ट्रू ऑप्शन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ रिगबर कांस्टेंट इज। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने अभी यूनिट पढ़ा था, देखें यहाँ मीटर इनवर्स आ रहा है सबके साथ, इसका मतलब है कि यूनिट सेम है। अब रिगबर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ी थी 1.0974, ठीक है। अब ये तो ठीक है 1.0974, लेकिन उसके साथ पावर क्या थी? पावर थी 10⁻⁷। ये वैल्यू आपने जुबानी रखनी है यार रिगबर कांस्टेंट की, क्योंकि डिफरेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। 1.0974 10⁻⁷ पर मीटर इज द ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, the relation between the Rydberg constant and ground state energy is given as।
तो स्टूडेंट्स हमने याद होगा आपको, अभी मैंने आपके सामने 1/λ का रिलेशन निकाला था। 1/λ इज इक्वल टू हिग्बर्ट कांस्टेंट ग्राउंड स्टेट के लिए RH। ठीक है। अब आप जानते हैं कि E किसके बराबर होता है? E बराबर होता है, E बराबर होता है HF या HC/λ। ठीक है। अगर मैं यहाँ से HC ऊपर ही रहने दूं और लैम्डा की वैल्यू 1/λ की वैल्यू पुट करूं, तो ये आप जानते हैं कि रिक्बर बाल्मर फार्मूले से हमारे पास 1/λ की वैल्यू क्या थी? RH। तो E बराबर आता है HC/RH के। ये यहाँ पे चूंकि RH की टर्म में दिया गया है, तो ये आ जाएगी E0/HC। E0 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। E0/HC, E0 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ट्रू ऑप्शन है ए। The radius of third orbit in hydrogen is greater than the radius of first orbit by a factor of। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के। ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट से देख रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। सो ट्रू ऑप्शन इज 9। 10 की ऑप्शन क्या है? डी इज द ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, the orbital angular momentum in the allowed stationary orbit of hydrogen atom is given by। तो हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था बोर्स के केस में, क्या था? H/2 पाई। ठीक है। और जब उसको n से मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम के बराबर था NH/2 पाई। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। तो NH/2 पाई इज द ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, if one or more electron are completely removed from the atom is said to be। कहते हैं जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एटम से रिमूव कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से रिमूव होता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। 12 की ऑप्शन क्या है? डी। द क्वांटाइज्ड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन की क्वांटाइज्ड रेडियस कितना था? तो हमने पढ़ा था 0.053 नैनोमीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट MCQ, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब एनर्जी। कहता है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, इट जंप्स टू लोअर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, ग्राउंड एनर्जी स्टेट या रिमेन इन द सेम स्टेट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। यानी कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी, उससे नेक्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी, उससे नेक्स्ट स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है तो वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है। ठीक है। और जब वो एनर्जी को एमिट करता है तो वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट की तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है तो ये जंप करता है किस तरह? हाई एनर्जी स्टेट की तरफ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। अगर वो सेम स्टेट में रहेगा तो वो ना एनर्जी अब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी एमिट करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट MCQ, लेजर लाइट हैव द प्रॉपर्टी। तो हमने लेजर लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या होती है लेजर लाइट की प्रॉपर्टी? हमने कहा था कि लेजर लाइट जो है ये मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट होती है और इंटेंस बीम ऑफ लाइट होती है। तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन क्या है? कोहेरेंट वेव। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, एक्साइटेड एटम रिटर्न्स टू देयर ग्राउंड स्टेट इन। एक्साइटेड एटम जो है ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, तो स्टूडेंट्स को कितना टाइम लगता है ये पूछा गया है। तो हमने पढ़ा था कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी लाइफ टाइम कितनी होती है? 10⁻⁻⁸ ठीक है। बहुत कम लाइफ टाइम होती है। 10⁻⁸ वेरी स्मॉल टाइम है। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जबकि एक्साइटेड स्टेट के लिए तो 10⁻⁸ है। हमने जो मेटा स्टेबल स्टेट पढ़ी थी उसका लाइफ टाइम ज्यादा था। कितना था? 10⁻³ तो इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों के MCQ एग्जाम में बहुत दफा पूछे जाते हैं। एक्स रेज क्या है? अननोन नेचर, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी फोटॉन्स या रेडियो आइसोटोप। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्सरेज हैं ये हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं। क्या है? फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने नंबर ऑफ सीरीज आती हैं, तो हमने पढ़ा था 5 सीरीज आती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। कौन कौन सी? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, स्टीफन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, ये 5 सीरीज आती हैं आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन फील्ड डिस्चार्ज टू शो, कहता है कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब से जो जिस एक डिस्चार्ज ट्यूब को जब हाइड्रोजन से फिल किया जाता है, उससे जो रेडिएशन इमिट होती है वो कौन सी होती है? बाउंड स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द लाइन स्पेक्ट्रम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है जी इस पे चलते हैं। If the ionization energy of hydrogen is 30.6 electron volt, its ionization potential will be, कहता है अगर ionization energy जो हाइड्रोजन की वो 13.6 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या बराबर थी? वोल्टेज इंटू चार्ज। ठीक है, तो वोल्टेज कितने हैं? 13.6, चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? 13.6 वोल्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 21 रेडिएशन विद वेवलेंथ लॉन्गर देन रेड लाइट, कहता है कि वो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ जो है रेड लाइट से ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि उनकी फ्रिक्वेंसी कम है, फ्रिक्वेंसी कम का मतलब है कि उनकी एनर्जी कम है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक्स रेज है उनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी भी ज्यादा होती है, विजिबल रेडिएशन की एनर्जी भी ज्यादा होती है। हमारे पास जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इनकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होती है रेड लाइट से, लेकिन इनकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, 21 के ऑप्शन क्या है? सी। उनकी वेवलेंथ क्या होती है? हाई, इंफ्रारेड रेडिएशन की। ब्रैकर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनेट ऑन, कहता ब्रैकर सीरीज कब मिलती है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने एक सीरीज याद की थी, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकर सीरीज और पीफर सीरीज। देखिए ब्रैकर सीरीज फोर्थ ऑर्बिट में आती थी, इसलिए हमने सीक्वेंस इसका फोर्थ पे नेम रखा था। सो ब्रैकर सीरीज जो है ये फोर्थ ऑर्बिट की आती है। 22 के ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक्स रेज आर सिमिलर इन नेचर, एक्स रे सिमिलर नेचर है किसकी? कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव रेज यानी पॉजिटिव चार्ज रेज, गामा रेज या अल्फा रेज। तो हमें पता है कि एक्स रेज जो है ये गामा रेज तरह नेचर सिमिलर रहती है। ठीक है, बहुत हाई एनर्जी रेज है। 23 क्वेश्चन क्या है? सी। 24 द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रे स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू, एक्स रे स्पेक्ट्रम की जो करेक्टरिस्टिक्स है किस वजह से आती है? द इल्यूमिनेशन ऑफ द टारगेट मेटल बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, नो। bombardment of target by proton, no. bombardment of target by electron, yes। कि इलेक्ट्रॉन जब किसी टारगेट से जाके टकराता है, ठीक है, उसके नीचे में आपके पास एक्स रेज का स्पेक्ट्रम बनता है जिसे आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रे स्पेक्ट्रम। ठीक है, दिस इज एक्चुअली फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं किसी मेटल सरफेस से, उसके नीचे में एक्स रे जनरेट होती है। ठीक है, wave-like characteristics of electron is demonstrated by line spectrum, production of X-rays, diffraction by crystals या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का फिनोमिना देता है। सो डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जबकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये आपको पार्टिकल नेचर देता है। याद रख लीजिएगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये तीनों जो है वेव प्रॉपर्टी देते हैं, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पोनेंट इफेक्ट जो है ये आपको पार्टिकल नेचर देते हैं। ठीक है, इन लेजर प्रोडक्शन द स्टेट इन विच मोर आइटम्स आर इन द अपर स्टेट देन इन द लोअर वन, कहता है कि लेजर प्रोडक्शन में वो स्टेट जिसमें एटम जो है अपर स्टेट में ज्यादा होते हैं, लोअर स्टेट में इसमें उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन या उसे कहते हैं इन्वर्टेड पॉपुलेशन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, रिफ्लेक्टिंग मिरर इन लेजर इज यूज टू, रिफ्लेक्टिंग मिरर जो लेजर में यूज होते हैं फर्दर स्टिमुलेशन के लिए, लेजिंग मोड के लिए, प्रोडक्शन मोड, एनर्जेटिक लेजर। सो ये तीनों जो है ये तीनों ट्रू ऑप्शन है। सो 27 के ऑप्शन डी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन के रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है ये फर्दर स्टिमुलेशन के लिए भी यूज होते हैं और मोर एनर्जेटिक लेजर को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज होते हैं। जी, नेक्स्ट टाइम द वेलोसिटी ऑफ लेजर लाइट इज, लेजर लाइट की वेलोसिटी जो है लेस देन ऑर्डिनरी लाइट,
मोर देन ऑर्डिनरी लाइट, इक्वल टू ऑर्डिनरी लाइट, ये डिफरेंट फॉर ऑर्डिनरी कलर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये कलर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो लिहाजा ये जो वेलोसिटी लेजर की होगी ये ऑर्डिनरी लाइट के इक्वल होगी। 28 की ऑप्शन क्या है? सी, ठीक है जी। 29, एक्स रेज इज नाउन एज, एक्स रेज क्या कहलाती हैं? फोटोन। देखें पीछे क्वेश्चन था वो नेचर, ठीक है, नेचर किससे मिलती है? यहाँ है कि एक्स रेज क्या कहला सकती हैं? फोटोन्स, गामा रेज, ब्रेकिंग रेडिएशन या नन। तो स्टूडेंट्स एक्स रेज का दूसरा नाम है ब्रेकिंग रेडिएशन, ठीक है। 29 के ऑप्शन क्या है? सी, दिस इज आल्सो नाउन एज ब्रेकिंग रेडिएशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कोहेरेंट, इनमें से कौन सी ज्यादा कोहेरेंट है? एक्स रेज, नॉर्मल लाइट, लेजर या गामा रेज। तो हमने पढ़ा था लेजर की प्रॉपर्टी होती है इंटेंस, मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट वेव, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, सनलाइट स्पेक्ट्रम। सनलाइट स्पेक्ट्रम जो होता है ये डिस्क्रीट होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूस या नन। तो स्टूडेंट सनलाइट स्पेक्ट्रम जो होता है ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑप्टिकल पंपिंग एग्जिस्टिंग। ऑप्टिकल पंपिंग किसमें एग्जिस्ट करती है? तो हमने पढ़ा था लेजर में, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग एग्जिस्टिंग लेजर। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, द टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है या नन। तो हमें पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में वो नेगेटिव होती है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। आपने पढ़ा था -13.33, ठीक है। तो दिस इज द नेगेटिव वैल्यू जी। 33 की ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैज डैश एनर्जी देन इनर ऑर्बिट। बोहर थ्योरी के मुताबिक जो आउटर ऑर्बिट होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उनकी एनर्जी जो है इनर ऑर्बिट से क्या होती है? ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल या नन। तो अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जहाँ जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो एनर्जी जो है क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी कि जो आउटर ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी इनर ऑर्बिट के कोरस्पॉन्डिंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक्स-रेज वाज डिस्कवर्ड बाय, एक्स-रे किसने डिस्कवर की थी? तो हमें पता है एक्स-रेज जॉनसन ने डिस्कवर की थी। 25 के ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? हमें ये तो पता है 6.63 × 10⁻24 है, लेकिन अब आप यूनिट में कंफ्यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने चैप्टर नंबर 19 में भी इसके बारे में बताया था, इसकी प्रीवियस वीडियो में। तो जो प्लांक्स कांस्टेंट है इसका यूनिट जो है एंगुलर मोमेंटम वाला यूनिट होता है, यानी कि जाउल सेकंड। सो जाउल सेकंड वाली ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 26 की ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, लेजर इज अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस इंटेंस बीम ऑफ लाइट, कोहेरेंट लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है लेजर की हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द ट्रू ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द पाथ ऑफ एक्स-रेज दे विल बी मूविंग इन। कहता है जब मैग्नेटिक फील्ड को आप एक्स-रेज के पाथ में रखते हैं तो ये मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर पाथ में, पैराबोलिक पाथ में, अनंत। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं एक्स-रेज पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये हाई एनर्जी रेडिएशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं रखती, लिहाजा ये स्ट्रेट जाएंगी, ठीक है। 28 की ऑप्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसलिए तो ये गामा रे से नेचर रखती हैं, क्योंकि इन पे भी कोई चार्ज नहीं होता, गामा रे पे भी कोई चार्ज नहीं होता। तो दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट ही पास करेंगे, ठीक है। द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन एटम की क्वांटाइज एनर्जी होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन 13.6 की हैं, तो बी और सी दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लगाते हैं दोनों ट्रू होंगे। ऑप्शन ए का आपने चूज करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इन लेजर प्रिंसिपल अ फोटोन प्रोड्यूस अनदर फोटोन बाय द प्रोसेस ऑफ। कहता है लेजर प्रिंसिपल में एक फोटोन प्रोड्यूस करता है एक एक्स्ट्रा फोटोन बाय द प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो मेटास्टेबल स्टेट में होंगे वो भी मिट होंगे, डी एक्साइट होंगे खुद ब खुद, और एक जो इनपुट साइड से आपके पास फोटोन आएगा। तो इस तरह आपके पास दो फोटोन जो है एक लेजर में मिलते हैं, तो ये प्रोसेस जो आपके पास डी एक्साइट प्रोसेस कहलाएगा, डी एक्साइटेशन। So 40 is the true option. जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, characteristics X-rays are the X-rays which have, characteristics X-rays जो है ये X-rays है which have high energy photons। तो हमें पता है X-rays high energy photons होते हैं,
स्पेसिफिक वेवलेंथ्स होती हैं, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती हैं, ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। सो 41 की ट्रू ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है। इन लेजर मेटास्टेबल स्टेट इज, क्या था? लेजर में मेटास्टेबल स्टेट जो होती है ये एक्साइटेड स्टेट है। इन विच इलेक्ट्रॉन इज यूजली स्टेबल, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, वो स्टेट है। या इन विच इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन 10⁻³ साइकिल। तो स्टूडेंट्स हमने मेटास्टेबल स्टेट के लिए पढ़ा था कि ये लॉन्ग लिव स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻³ सेकंड के लिए स्टे करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मेटास्टेबल स्टेट फॉर हीलियम एंड नियोन। तो स्टूडेंट्स मेटास्टेबल स्टेट जो हीलियम और नियोन के लिए होती है हमने पढ़ी थी, अप्रोक्सीमेटली 20 के बराबर होती है, यानी कि नियरली आइडेंटिकल होती है। ठीक है जी। जी, तो चूंकि ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली बराबर होती हैं हीलियम और नियोन के लिए मेटास्टेबल स्टेट, तो ये नियरली आइडेंटिकल जो है, दिस इज द ट्रू ऑप्शन 43 की। नेक्स्ट एमसीक्यू 44, सेकंड लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल ऑन हीटिंग, कहता है कि हीट करने से मेटल के जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑन हीटिंग। तो वो होता है, क्योंकि हीट से हो रहा है तो हीट मीन थर्म, तो लिहाजा ये जो आपके पास होगा प्रोसेस ये होगा थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 44 की ट्रू ऑप्शन क्या है? डी। 45, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने पढ़ा था कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द ट्रू ऑप्शन। दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अगर किसी एमसीक्यूज में कोई कंफ्यूजन या क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।